या स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इसका मीनिंग्स, टाइप्स, स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कर लेते हैं। ये होता क्या है ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसका एक से अधिक देशों में व्यापार होता है, उत्पादन होता है, लेकिन जो उसका हेडक्वार्टर होता है किसी एक देश में होता है। और ये कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। ये जो कंपनीज हैं इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, कभी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, कभी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन या ग्लोबल कॉर्पोरेशन कहते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं एप्पल, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशंस, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो जैसे कि आपको पता चल गया एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, तो इसको आगे समझने से पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री कि इसका जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अगर हम बहुत हिस्ट्री में जाएं इसकी, तो जो जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक व्यापारिक कंपनियां थी, जो आई थी 16वीं और 18वीं शताब्दी में, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 शताब्दी में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1602 में आई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस समय भी होता था, जैसे मसाले का होता था, कपड़ा, चाय, है ना। और फिर अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो 19वीं शताब्दी की, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जबकि औद्योगिक क्रांति आई थी, तो इन एमएनसीज का भी बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था। क्या कारण था कि मशीनों के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा था और कच्चे माल के लिए और नए माल के लिए बाजार की खोज होने लगी थी, और विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुई थी। अगर एक आपको एग्जांपल दूं तो सिंगल स्विंग मशीन कंपनी और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, ये इसके एग्जांपल्स हैं उस समय के, जब की औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। अब अगर उससे आगे के समय की बात करूं, 1914 से लेकर 1945 तक, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो उस टाइम में एमएनसी, नो डाउट ही उस समय जो ग्लोबल ट्रेड था उसमें गिरावट हुई थी, और जो प्रोटेक्शन की नीतियां थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई थी, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। फिर भी कुछ कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रही, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एमएनसी था उनका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, क्यों उनका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हो गई, जैसे मॉनेटरी फंड बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ जिसको बोलते हैं। 1944 में वर्ल्ड बैंक बना था। तो एफडीआईज में वृद्धि हुई और वैश्विक व्यापार में उदारीकरण आ गया, निजीकरण आ गया, और भूमंडलीकरण आ गया था 1991 के बाद। तो इसका उदाहरण, उस समय का उदाहरण है कोका कोला और आईबीएम। और अगर आगे की मैं बात करूं तो एमएनसीज जो हमारी ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपना रोल प्ले करती है। अगर हम 70 से 90s की बात करें, जैसे आपको पता है कि तेल संकट आया था, नई आर्थिक नीतियां बनी थी, तो उससे क्या है, तो वैश्विक जो व्यापार था उसमें एमएनसीज का ज्यादा रोल बढ़ गया था। जैसे कि हमारे देश में तो अगर एफडीआई की बात करें तो कब बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, 1991 के बाद, जब ये एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था ना, उसके बाद ही एफडीआई में ज़्यादा वृद्धि हुई थी। और एमएनसी जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया। और अगर अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो अब तो एमएनसीज का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है हमारी इकोनॉमीज में, वर्ल्ड इकोनॉमी में है। चाहे डिजिटल एमएनसीज कह लें, चाहे ग्लोबल वैल्यू चेन एमएनसीज हैं, चाहे स्टार्टअप पे बेस्ड एमएनसीज हैं, जैसे गूगल है, एप्पल है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में था, इसकी हिस्ट्री के बारे में था, और लेटेस्ट इसका क्या है। तो ये जो जैसे ये जो निगम है ना, बहुराष्ट्रीय निगम है, नाम से पता तो चल गया है आपको कि ये बहुत सारे हेडक्वार्टर एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है, लेकिन इसकी ब्रांचेस बहुत सारी देशों में होती है। और ये क्या करता है, इसमें क्या, ये जो पूरी वैश्विक इकोनॉमी है ना, इसमें एक ही ड्राइवर होता है, और सिर्फ इसमें कैपिटल और टेक्नोलॉजी और रोजगार ही नहीं बढ़ता है, बल्कि जो आर्थिक असमानता होती है, सांस्कृतिक प्रभाव होता है, नीति निर्माण होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो एमएनसीज है वो कितने प्रकार की है? कई प्रकार की है। एक है हॉरिजेंटल एमएनसीज, इनका मतलब है कि अलग अलग देशों में एक ही प्रकार का उत्पादन होगा, जैसे फास्ट फूड चेन की एमएनसीज है।
राइट। और दूसरा हो गया कि वर्टिकल एमएनसीज। तो वर्टिकल एमएनसी जैसे ये है, वर्टिकल एमएनसीज में क्या होगा, अलग उत्पादन के अलग अलग चरण अलग अलग देशों में होंगे। जैसे कच्चा माल एक देश में उसे लाया जाएगा और निर्माण दूसरे देश में होगा, और उसके लिए मार्केट किसी और देश में होगी। तो इस प्रकार से इसको वर्टिकल एमएनसीज का एग्जांपल है ये। और स्मूथ एमएनसीज होती है कि मतलब एक ही एमएनसीज बहुत सारे असंबंधित व्यवसाय में काम करेगी। जैसे कि टाटा ग्रुप है। और जैसे प्लेटफॉर्म एमएनसीज में एक देश में उत्पादन करेंगे और अन्य देशों में उसका निर्यात करेंगे। इस प्रकार की एमएनसीज है। अगर बहुराष्ट्रीय निगमों का स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो जैसे पहले ही बोल दिया कि जो पेरेंट कंपनी होती है उसका मुख्यालय कहीं भी स्थित होता है। जो उसके डिसीजन होते हैं, जो ऑल ओवर कंट्रियां होती, ऑल ओवर ब्रांचेस होती है ना, जहां जहां उनकी ब्रांचेस होती है, जो भी डिसीजन होते हैं पर्टिकुलर हेडक्वार्टर से ही लिए जाते हैं, और जो पेरेंट कंपनी होती है वही उसी के डिसीजन एप्लीकेबल होते हैं। इसकी सहायक कंपनी होती है, सब्सिडरीज होती है, जो अन्य देशों में होती है। और जो मेन कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी होती है, उसके द्वारा ही उनका कंट्रोल होता है। इसकी ब्रांचेस भी होती है जो सीधे जो मेन कंपनी होती है, पेरेंट कंपनी होती है, उसी के कार्यों का वो विस्तार करती है। और ज्वाइंट वेंचर भी होते हैं, यानी लोकल कंपनियों से इनके ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं। इसकी संरचना दो प्रकार की हो सकती है। जैसे एक केंद्रीकृत होती है, यानी सेंट्रलाइज्ड होती है, और विकेंद्रीकृत भी होती है, डिसेंट्रलाइज्ड भी होती है। अब अगर आगे बात करें कि इनकी क्या क्या विशेषता है, तो एमएनसीज की विशेषताओं के बारे में बात करें तो विशाल आकार की होती है, बहुत बड़ा इनका आकार होता है। और जो इंटरनेशनल इमेज है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है, वो भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इनका ये आकार बहुत बड़ा है और इंटरनेशनल इमेज भी बहुत अच्छी है, इसलिए इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस होती है, उनको पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता है। और इजीली कोलेबरेट, जो अदर कंट्रीज की जहाँ जहाँ इनकी ब्रांचेस होती है, या जिस जिस कंट्री के साथ ये व्यापार करना चाहते हैं, अपना सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहते हैं, डिमांड सप्लाई क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इजीली वहाँ की गवर्नमेंट भी कोलेबरेट कर लेती है। और इनके ये जो कंपनीज होती है ना, एमएनसीज, ये वर्ल्ड वाइड वेलकम्ड होती है। आपने देखा होगा कोई भी रिनोन पर्सन होता है सोसाइटी में भी, तो वो भी हर कहीं वेलकम्ड होता है, सभी जगह वेलकम्ड होता है। वैसे ही ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी है। इसीलिए चाहे इसके प्रोडक्ट हो, उनके एक्सेप्टेंस है, कोलेबोरेशन के मामले में इनके इनके साथ हर कोई पहल करता है। और इनकी वेलकम्ड भी होती है, किसी भी देश में ये चले जाएं, कहीं पे भी अपनी ब्रांच एस्टेब्लिश करना चाहें तो इनका वेलकम होता है, क्योंकि इनका आकार बहुत विशाल होता है और अंतर्राष्ट्रीय छवि इनकी अच्छी होती है। अगर सेकंड जो पॉइंट है वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मैं बात करूं, तो क्योंकि ये बिग साइज की है और बिग वेंचर करते हैं, और लार्ज बहुत बड़े बड़े अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये कर देते हैं। और जिन कंट्रीज में, जैसे कि हमारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, वहाँ पे लैक ऑफ कैपिटल होता है। कोई भी बड़ा वेंचर करना है तो वहाँ पास कैपिटल नहीं होता है, तो डोमेस्टिक लेवल पे भी और फॉरेन मार्केट से भी ये कैपिटल कलेक्ट कर लेती है और वहाँ पे इन्वेस्ट कर देती है। और इनका रेपुटेशन इतना अच्छा है, ड्यू टू वेरी गुड रेपुटेशन इनको डेब्ट भी इजीली मिल जाता है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से ही जो प्रेजेंट टाइम में जो एमएनसीज का आउटपुट है वो कई कई कंट्रियों के जीडीपी, टोटल जीडीपी से भी ज्यादा ये सेल आउट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनका जीडी हाँ, किसी भी कंट्री के जीडीपी से ज्यादा भी इनका सेल होता है, डिमांड सेल चेन इनकी कितनी स्ट्रांग है, तो ये फाइनेंशियली भी कितनी सिक्योर होंगी। अब जो नेक्स्ट है, ये जो उन्नत तकनीक का एडवांस टेक्नोलॉजी होती है इनकी, मतलब बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का इन कंपनीज में आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। तो जब हाई क्वालिटी की टेक्निक यूज किया करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बहुत ही फाइन क्वालिटी की गुड और सर्विसेज भी ये प्रोड्यूस करते हैं। और जिसे डिमांड जो इंटरनेशनल स्तर पर भी वो compete कर लेते हैं। और हमेशा इनकी सप्लाई ज़्यादा की डिमांड रहती है इनके गुड्स एंड सर्विसेज की। और क्योंकि इनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, इसलिए जो लोकल, जैसे हमारे कंट्रीज में लोकल जो सोर्सेज होते हैं, चाहे मैन पावर हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, वो अनयूटिलाइज्ड होते हैं क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल होता है। तो क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी के लिए कारण ये क्या करती हैं, बहुत इजीली जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर होता है, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, उनका यूटिलाइजेशन कर लेती है। इसलिए अंडर डेवलप कंट्री और लीस्ट डेवलप कंट्री भी
चाहती हैं कि हमारे कंट्रीज में भी एमएनसीज की ब्रांचेस हों, इनकी सब्सिडरीज वगैरह हों। और मार्केटिंग की भी ये बहुत ही मार्केट में भी इनका बहुत प्रभुत्व होता है, चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। और जो इनका ब्रांड नेम होता है वो बहुत ही वेल रिप्यूटेड होता है, इसे रिलायबल होता है। पूरी मार्केट में कहीं भी इनके द्वारा उत्पादित जो माल होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, रिलायबल होता है, और उनका मार्केट सिस्टम बहुत ही रिलायबल होता है। कहीं पे भी डिमांड होती है उसकी सप्लाई वहीं पे पहुंच जाती है। तो इनके पास क्या है कि एक्सपीरियंस भी होता है, किसी भी प्रकार का ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है, इजीली कर लेती हैं। उनको कोई ज़्यादा किसी प्रकार का रिस्क बेयर करने की इनमें क्षमता होती है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक बल होता है, इंटरनेशनल वर्क फोर्स होता है, अलग अलग देशों के कर्मचारी होते हैं इनके पास। और एक और भी है इनके बारे में कि बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी भी इन कंपनीज के पास होती है। इन कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कार्य करते रहते हैं कि क्वालिटी किस प्रकार से, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनमें क्वालिटी किस प्रकार से अच्छी इम्प्रूव हो। यानी कॉस्ट ये मतलब किस प्रकार से क्वालिटी को अच्छी से अच्छी की जाए, यानी कॉस्ट को डिक्रीज कर दिया जाए और क्वालिटी बेस्ट दी जाए। आप देखते होंगे जो जैसे वीवो है या और कोई फोन है, एक फोन लॉन्च होता है, थोड़े 2-3 महीने बाद ही दूसरा नया फोन उसी प्रकार का लॉन्च हो जाता है। क्यों लॉन्च हो जाता है? क्योंकि उस प्रोडक्ट की जो नया वाला लॉन्च होता है उसमें और भी नए फीचर्स होते हैं, कई अलग तरह के नए नए फीचर्स होते हैं, और उसका जो प्राइस होता है वो कम होता है। तो ये जो आरडीस है, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी की है ना, जो आरडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उनकी सेल होती है, डिपार्टमेंट होता है, वो कॉन्टिन्यूसली एनालिसिस टेस्टिंग में ही लगा रहता है कि किस प्रकार से क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और कॉस्ट को कम किया जाए। और अगर इस कंपनी के और बातों के बारे में बात करूं तो वैश्विक बाजार में इसकी बहुत मजबूत पकड़ होती है। और ये जो रिसोर्सेज होता है उनका ट्रांसफर भी करती है, सिर्फ पूंजी का ही ट्रांसफर नहीं करती, टेक्नोलॉजी का भी करती है, नॉलेज का भी करती है, और बाजार में इसका बहुत ही प्रभुत्व होता है। अगर नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो एमएनसीज है इनका विकासशील देशों में क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है विकासशील देशों के ऊपर? अगर पॉजिटिव वे में देखें तो रोजगार का सृजन होता है, पूंजी निर्माण होता है, और स्किल डेवलपमेंट होता है, निर्यात में वृद्धि होती है। और अगर नेगेटिव देखा जाए तो आर्थिक निर्भरता हो जाती है, विकासशील देश एमएनसीज पे निर्भर हो जाते हैं, और जो लाभ होता है उसका प्रिंसिपल तो बाहर जाता ही है, लेकिन इंटरेस्ट भी बाहर चला जाता है। ठीक है। और उसके बाद स्थानीय उद्योगों पर दबाव रहता है, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, कम्पीट नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए पिछड़ जाते हैं। और सांस्कृतिक प्रभाव भी रहता है, स्थानीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृति का डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एमएनसीज है इनको रेगुलेट कौन करता है, इनके रेगुलेशन के लिए भी कौन सी संस्था होती है? तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई है, वो एमएनसीज को रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके और इंटरनेशनल